हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में हम कुछ नॉन टेक्निकल चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आपकी महाट्रांसको एई की जो एग्ज़ाम है वो उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर अभी तक बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस मिले थे और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट मिली थी कि सर क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है आपकी महाट्रांसको एई के लिए, जो कि महाट्रांसको ने एग्ज़ाम की जो डेट दी थी वो दी गई थी हमारे लिए 21 मार्च, जो कि अभी पोस्टपोन हो चुकी है सम रीज़न की वजह से। और रीज़न भी उन्होंने वैलिड दिया है कि उनके कुछ अदर एग्ज़ाम थे जिसके वजह से इस तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाली थी वो एग्ज़ाम होने वाली नहीं है। राइट ना? यस। तो इस बात का तो आप मतलब आप ध्यान ही रखो कि आपका एग्ज़ाम 21 मार्च को तो होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आप समझ सकते हो कि अगर 21 मार्च को उनकी डेट अवेलेबल नहीं है तो इसका ये मतलब कि 21 मार्च के पहले तो एग्ज़ाम नहीं होगी, क्योंकि अगर इससे पहले अगर उनके पास शेड्यूल होता आईबीपीएस के लिए, सॉरी आईबीपीएस के पास, तो वो 21 मार्च से पहले एग्ज़ाम ले चुका होता। बट 21 मार्च को भी उनके मतलब जो शेड्यूल था उनका वो नहीं मिला उनको, इसकी वजह से एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया है। तो इस बात के ऊपर तो मैं श्योर हूँ कि आपका एग्ज़ाम 21 मार्च से पहले नहीं होगा, इसके बाद हो सकता है। राइट? तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिवेशनल लाइन पढ़ेंगे सो दैट आप थोड़ा सा मोटिवेट रहो। और यहाँ पर मैंने एक मोटिवेशनल लाइन रखी है, ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये ऐसा नहीं कि बस मैंने आपके लिए लगा दिया, बट ये बहुत आसान मतलब बोलने के लिए बहुत आसान है कि सर ना रुके ना थके, मेहनत करके हमें लक्ष्य को पाना है। तो ये लिखने और बोलने में बहुत आसान है, बट एक्चुअल जब आप इसके ऊपर मेहनत करते हो, मतलब इस तरीके से अगर आप अपना स्टडी करते हो या फिर जो भी रूटीन आप अगर फॉलो करते हो, तो ये मेहनत सॉरी ना थके ना रुके मेहनत करना पॉसिबल नहीं होता। बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप थक जाओगे, रुक जाओगे, तो आपकी मेहनत जो आपने अभी तक की है उसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा। यस। तो जैसे अभी ये गर्ल यहाँ पर परेशान है, वैसे भी आप परेशान हो रहे होंगे कि सर 21 मार्च अगर एग्जाम का डेट नहीं है हमारा आईबीपीएस के पास, तो सर क्या डेट है, सर क्या एक्सपेक्टेड डेट है जो हमारे महाट्रांस को मतलब हमारे हमारी जो एग्जाम है सर महाट्रांस को ई की वो हो सकती है। तो उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने मतलब चाहे यूट्यूबर हो, चाहे कोई फैकल्टीज़ हो या फिर जो मेरे स्टूडेंट थे वो भी मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर 21 मार्च तो हमें पक्का क्या मैं बोल रहा हूँ, पक्का पता चल चुका है कि सर 100% तो इस दिन एग्ज़ाम तो नहीं होगी सर। राइट ना? तो कि कोई लोगों ने एग्ज़ाम की डेट जो है वो मार्च 23 रखी हुई है। तो मुझे तो लगता है कि जो 21 मार्च ये जो डेट निकाली है, तो इसके पीछे तो बेटा अगर मैंने सोचा इसके बारे में कि क्या ये एग्ज़ाम हो सकती है, तो मैंने सोचा कि ये जो जिन्होंने भी प्रेडिक्ट की है ये किस बेसिस पर प्रेडिक्ट की या फिर किन बेसिस पर उनको ये इंफॉर्मेशन मिली है कि जो एग्ज़ाम 21 मार्च को नहीं हो रही वो 23 मार्च को होगी। तो इस बात का कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैं लॉजिकली या फिर प्रैक्टिकली चीज़ें बताऊंगा कि क्यों इस बात का कोई भी लॉजिक नहीं होता है कि जो एग्ज़ाम 1 मार्च को अगर सपोज पोस्टपोन हो चुकी है, 21 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाली वो पोस्टपोन हो चुकी है, वो 23 मार्च को क्यों नहीं होगी। तो देखो, एक इन दोनों डेट के बीच में आप मुझे अंतर बताओ कितना है। बस 2 दिन का अंतर है। राइट ना? तो अगर 2 दिन का अंतर है और एग्जाम सपोज इस तारीख को उन्होंने बोल दिया था कि 21 मार्च को होगी, तो उसके बाद उन्होंने नोटिस जारी की, महाट्रांसको ने एक प्रॉपर नोटिस जारी की जो कि आपके पास मतलब एग्जाम देखो, उससे पहले इस बात को समझो कि ये जो डेट दी गई थी फॉर 21 मार्च, उससे सपोज लगभग आपको 1 महीना पहले पता चल चुका था कि इस दिन एग्जाम होने वाली है। राइट ना? यस। उसके बाद आपके लगभग 10-12 दिन निकल गए, देन महाट्रांसको ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि इस तारीख को एग्जाम नहीं होगी। समझ में आया? मतलब लगभग 15 दिन ही बचे थे आपके एग्जाम के लिए, ऐसे समझ समझ लो। 20 मतलब जो भी मेरे हिसाब से अभी कितनी तारीख है, हाँ 15 के दिन सपोज बचे थे, देन उन्होंने बोल दिया कि इस तारीख को सपोज एग्जाम नहीं होगी। मैं वो मतलब एकदम डे बाय डे नहीं बोल रहा हूँ, हाँ बोलो कि सर 15 नहीं सर 16 थे, तो ऐसा नहीं बेटा। बस अभी मैं काउंट करते नहीं बैठूंगा कि कौन से दिन में उन्होंने नोटिस जारी किया। तो मतलब 15 दिन के बाद आपको समझ में आया कि मतलब जो उन्होंने बोला कि 21 तारीख को एग्जाम होगी, उसके बाद उन्होंने बोला कि सॉरी 21 तारीख को एग्जाम नहीं होगी। तो आप मुझे सोचो कि 15 दिन बाद अगर वो नोटिस जारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर कोई रीजन होता
तो वो ऐसा भी बोल सकते थे ना कि मतलब वह उसी नोटिस के बाद वह उसी दिन, जिस दिन उन्होंने बोल दिया था कि इस तारीख को एग्जाम नहीं होगी, तो अगर उनका शेड्यूल इस तारीख को अगर फिक्स हुआ रहता, तो उसी दिन वो सेम नोटिस निकाल कर वो ये बोल देते बस कि आपका एग्जाम 21 के बदले बदले 23 को हो जाएगा, सो दैट कोई इम्पैक्ट भी नहीं होगा, ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं होगा। आप खुद ही सोचो ना कि अगर आपको सेम दिन दो नोटिस मिलती है, सेम दिन या फिर एक दो दिन के बाद आपको सेम नोटिस मिल रही है कि जो एग्जाम 21 को होने वाली है वो 23 को हो जाएंगे, तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाली चीज़ है, राइट ना। बट अभी जो उन्होंने नोटिस जारी की उसको भी होकर लगभग 5 या 6 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई भी उनका मतलब नोटिफिकेशन नहीं मिला है कि जो एग्जाम आपका 21 को होने वाला था वो आपका 23 को हो जाए। यस, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम मतलब इस बात का कोई भी लॉजिक नहीं बनता कि 23 तारीख को आपका एग्जाम होगा। 23 मार्च को आपका एग्जाम मेरे साइड से भी मैं बता रहा हूँ बेटा 100% नहीं होगा। मेरे साइड से लिख लो कि इस दिन भी आपके पास एग्जाम नहीं होगा। 21 मार्च को तो होगा ही नहीं। तो आप मुझे पूछ सकते हो कि सर 21 मार्च को तो नहीं होगा। देखो मैंने लॉजिकली और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की कि क्यों नहीं इस दिन एग्जाम होगी। अगर इस दिन एग्जाम होती बेटा तो अभी तक उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया होता कि 21 मार्च को आपकी एग्जाम है, क्योंकि एक रूल होता है कोई भी एग्जाम कंडक्ट करने के पीछे बेटा, एचआर डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक रूल होता है कि अगर आप कोई एग्जाम लेना चाहते हो तो बच्चों को लगभग 10 या तो 15 दिन, सुनो, 10 या तो 15 दिन पहले बताना होता है। अब वैसे उस हिसाब से तो देखो आज की कितनी तारीख है, 9 तारीख है, तो लगभग आपके पास 10-15 दिन तो गुजर ही चुके हैं। तो सपोज किसी को अभी भी डर लग रहा है सर हो जाएगा, तो मंडे तक वेट कर लेना बेटा, क्योंकि अभी 2 या 3 दिन छुट्टियां थी, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ये ऑफिशियल डे में हमें छुट्टियां छुट्टियां मिली थी। इस दिन तो आपका महाट्रांसको काम नहीं करता है, मतलब महाट्रांसको के हेड ऑफिस को छुट्टी रहती है, तो उस दिन कोई भी नोटिस आपको बाहर नहीं मिलेगी, कोई भी नोटिस बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि ऑफिस ही खुलेगा नहीं तो आपको नोटिस कैसे मिलेगी, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट तो बीकेसी में बैठता है ना जहाँ पर हेड ऑफिस है, राइट ना बेटा। तो वहां से अगर सपोज 23 मार्च अगर एग्जाम होगी तो आपको नोटिस मिल जाएंगी संडे मंडे तक, याद रखना मंडे के दिन आपको नोटिस मिल जाएंगे अगर इस दिन एग्जाम होगी। बट मुझे तो लगता है कि 99%, चलो 100% नहीं, 99% मैं आपको बोल देता हूँ कि इस दिन एग्जाम बेटा नहीं होगी आपकी। गेटिंग माई पॉइंट, कोई चांसेस ही नहीं है। अगर 1% चांसेस चलो मैंने रख दिए कि होगा तो होगा, चलो 1%, बट 99% तो इस तारीख तो एग्जाम होगी नहीं। तो अब आता है सर कि एग्जाम होने के क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है या फिर क्या क्या चांसेस है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, थोड़ा सा प्यार से समझ लेना जो मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं यहाँ पर डेट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट आपका मंथ में जरूर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि आपका एग्जाम कब होगा। यस, अब ध्यान देना बेटा जो काम की चीज मैं बता रहा हूँ। अब अगर देखोगे तो आपका ये मार्च वाला मैंने यहाँ पर क्या रखा है, मार्च 2024 वाला मैंने यहाँ पर पूरा मंथ रखा है और कैलेंडर रखा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अगर आप देखते हो तो आपका एग्जाम का डेट इस दिन फिक्स हुआ था, अगर आपको पता रहेगा तो। क्या ही पता, मतलब सबको ही पता है कि 21 तारीख के दिन आपका एग्जाम का डेट फिक्स हुआ था, और वो बोल रहे कि भाई 23 तारीख को आपका एग्जाम होगा। खुद ही सोचो 23 तारीख को आपका एग्जाम होगा, तो इन दोनों डेट में कितना ही अंतर था रे। सुनो बेटा, इन दोनों डेट में कितना ही अंतर था, राइट ना। अभी अगर आप देख रहे हो तो आज जो मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज है भाई सैटरडे, तो मतलब हाँ सैटरडे, सैटरडे संडे जो भी है, आज की डेट कितनी है, लेट मी चेक। आज की डेट है आपके पास 9 बराबर, आज है सैटरडे, तो ये वाली तारीख है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो मतलब सर ठीक है सैटरडे के दिन तो आपके पास ये कोई चीज़ आएगी नहीं, बट 11 तारीख को तो आप देख सकते हो ना कि 11 तारीख को तो मंडे है। तो अगर 23 तारीख को एग्जाम लेनी है तो उस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 दिन बाकी है। अगर कितना भी वर्स्ट कंडीशन हो जाए तो मंडे के दिन आपको नोटिफिकेशन मिलना ही चाहिए ऑफिशियली कंपनी के साइड से कि आपका 23 मार्च को एग्जाम होगा, कितना भी वर्स्ट कंडीशन हो जाए। या तो आपके पास सपोज 23 को नहीं, या तो 25 6 26 27 28 और 28 और सपोज 31 29 30 भी हो सकता है एग्जाम, बट ठीक है। तो अगर इस लास्ट वीक मार्च के लास्ट वीक में अगर एग्जाम होगा, लिसन केयरफुली बेटा, तो ये भी नोटिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंडे के बाद सपोज आपके पास ट्यूसडे तक आपको ये चीज़ मिल ही जाएंगी। अगर मार्च में एग्ज़ाम होता है तो, मार्च में अगर एग्ज़ाम होता है बेटा तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सर क्या बोल रहे हैं कि मार्च में अगर एग्ज़ाम होगा तो ये आपको इन 2 दिन में कंफर्म पता चल जाएगा, 11 या तो 12 मतलब मंडे या तो
ट्यूसडे आपको ये चीज़ पता ही चल जाएगी कि आपका एग्ज़ाम है कि नहीं है। मतलब वर्स्ट कंडीशन में मैं बता रहा हूँ 23 तारीख को अगर पेपर होगा तो 11 तारीख को उनको बताना ही पड़ेगा कि 23 तारीख को एग्ज़ाम है, या फिर जितना मुझे पता है कि अगर 23 तारीख को नहीं होगा तो सपोज इस लास्ट वीक में अगर वो कहीं पर प्लान कर रहे हैं आपका मार्च का एग्ज़ाम, तो आपको 12 या तो सर चलो 13 तारीख तक आपको पता चल जाएगा। 2-3 दिन में पता चल जाएगा कि मार्च में एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी। अब उसके बाद आता है आपके पास, मतलब यहाँ पर तो मेरे साइड से लिख दिया बेटा कि आपको यहाँ पर मेरे साइड से रख दिया है कि 100% आपका मार्च में एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि 23 तारीख और मार्च एंड है ही क्या, तो मार्च खत्म ही हो गया ना यहाँ पर। तो मार्च के इस दिन आपका एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद आता है आपके पास अप्रैल। जो अप्रैल महीना है या फिर मैं बोलूँगा जो अप्रैल वाला मंथ है, इस मंथ में आपके पास 50% चांसेस बन जाते हैं आपके एग्जाम के, 50% चांसेस आपके एग्जाम के बन जाएंगे। यस। अब मैं बताता हूँ क्यों 50% चांसेस इसलिए मैं बताता हूँ, क्योंकि अगर उनको जल्दी ही लेना है एग्जाम, और ऑब्वियस सी बात है बेटा उनको एग्जाम लेनी है क्योंकि 21 तारीख को फिक्स कर चुके थे। ऐसा नहीं कि कंपनी को कोई मतलब लेना देना ही नहीं आपसे। कंपनी को भी रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द खत्म करनी होती है, इस बात को समझो। रिक्रूटमेंट ज़्यादा दिन तक नहीं खींची जाती, प्रेशर्स आते हैं बेटा उनके ऊपर भी, पॉलिटिकल प्रेशर सभी प्रेशर्स आते हैं। उनको भी ऊपर जवाब देना होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस वालों, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो एचआर डिपार्टमेंट होता है उनको भी ऊपर जवाब देना पड़ता है कि जो आपने रिक्रूटमेंट निकाली है वो अभी तक आपने कंप्लीट क्यों नहीं की उसकी प्रोसीजर, राइट ना। तो इसीलिए अगर सपोज कोई भी इश्यू नहीं होता, चलो यहाँ पर सपोज डेट नहीं मिलेंगे ऐसा समझ लो कि यहाँ पर तो मेरे हिसाब से लिख दो कि 100% एग्जाम नहीं होगा। बट सपोज उनको एग्जाम की डेट मिल चुकी है अप्रैल में, अप्रैल में सपोज उनको एग्जाम की डेट मिल जाएंगी, तो इस मंथ में कभी भी एग्जाम हो सकती है फिर। अभी यहाँ पर देखो ये लास्ट वीक, या फिर मैं बोलता फर्स्ट वीक सपोज छोड़ दो, फर्स्ट वीक छोड़ दो सपोज अप्रैल का, क्योंकि फर्स्ट वीक अप्रैल का क्या और आपके पास मार्च का लास्ट वीक क्या, ये तो आपके पास मतलब इसका फर्स्ट वीक में अगर एग्जाम होगा या फिर मार्च के लास्ट वीक में एग्जाम होगा, तो आपको यहाँ पर ऐसा समझ लो कि ये आने वाले वीक में आपको पता ही चल जाएगा। ध्यान से सुनना, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में अगर एग्जाम हो रहा है या फिर मार्च के फर्स्ट लास्ट वीक में अगर एग्जाम होगा, तो आपको इस वीक के एंड तक, ज्यादा से ज्यादा मैंने बोल दिया, बहुत वर्स्ट कंडीशन बोल दी, इस वीक के एंड तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और ये मतलब ये उनको करना ही पड़ता है बेटा, करना ही पड़ता है। यस। तो इस चीज को समझ लो। बट सपोज आपको इस वीक एंड पर एग्जाम नहीं मिल, ध्यान से सुनना, इस वीकेंड तक अगर मतलब आने वाला जो वीक रहेगा उस वीक में अगर आपको सपोज एंड तक आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, इसका मतलब ना ही आपके पास मार्च के लास्ट वीक में एग्जाम होगी, ना ही आपके पास फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आपका एग्जाम होगा। यस। तो अब आप क्या करना, बस अब आप बस इतना ही चीज करना है, जो 50% मैं जो बता रहा हूँ वो कैसे मिल सकता है। अगर सपोज उनको डेट मिल गया फर्स्ट या तो सेकेंड वीक ऑफ दी अप्रैल, फर्स्ट या तो सेकेंड वीक ऑफ दी अप्रैल ये डेट सपोज मिल चुकी है, तो आप समझ सकते हो कि आपको ना 18 से लेके 23 तारीख तक, 18 से लेके 23 तारीख तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मतलब लगभग आप 15 दिन कम कर दो, वर्स्ट कंडीशन ले रहा हूँ, 15 दिन कम कर दो तो 15 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा बेटा, राइट। अगर फर्स्ट या तो सेकेंड या तो थर्ड वीक में अगर आपका एग्जाम होता है, तो आपको ये वाला वीक, मार्च का ये वाला वीक यहाँ पर आपको एग्जाम का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। और सपोज अप्रैल के लास्ट वीक में सपोज आपका एग्जाम होता है, लास्ट वीक, तो आपको ना या तो आपके पास मार्च का लास्ट वीक या तो अप्रैल का फर्स्ट वीक यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यस। यहाँ तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इस दिन आपका एग्जाम होगा। बट सपोज मैं बता रहा हूँ कि अप्रैल में मेरे साइड से जितना मुझे पता चल, मतलब मुझे कुछ ऐसा जो मैं बोलता हूँ ना कि मेरे हिसाब से आप क्या प्रिडिक्ट करते हो, तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पर अप्रैल में एग्जाम होने के 50% ही चांसेस है। तो अप्रैल में भी आपके एग्जाम शायद से नहीं होंगे, क्योंकि अगर डेट नहीं मिलेंगी तो अप्रैल में एग्जाम नहीं होंगी। बट वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा वेट या फिर मैं बोल सकता हूँ ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम ले चुकी है। तो अब ये एग्जाम 2 बार एग्जाम को सॉरी एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड ऐसी हो चुकी है, आपको भी पता है। तो इसकी वजह से आपकी जो एग्जाम जो रहेगी ना अप्रैल में तो 50-50% है, बट अगर सपोज उनको एग्जाम लेनी है कोई भी इशू नहीं आएगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके मई मंथ में अब यहाँ पर कभी भी एग्जाम हो सकती है, इसके 90% चांसेस है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 90% चांसेस है आपके पास मई में एग्जाम होने के लिए। तो अब मैंने यहाँ पर फिर भी 90% ही क्यों बोला, क्योंकि देखो बेटा
कंपनी मेरे घर की नहीं है और ना ही कंपनी में मेरी वो मतलब पहचान है कि भाई कंपनी में कोई बता देगा, और ऐसी कोई लीक भी चीज़ें नहीं होती, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये पूरी चीज़ें मतलब क्या होती है, क्या बोलेंगे हम, मतलब छुपी हुई चीज़ें होती है, इसके पीछे किसी को कुछ भी पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम कब होगी, क्या होगी। इवन दोस्त कंपनी के जो एचआर डिपार्टमेंट पे उनको भी मतलब उन तक भी कोई चीज़ें पता नहीं रहती अनलेस अनटिल आईबीपीएस उनको एग्ज़ाम के बारे में कुछ बता ना दे, राइट ना? यस। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम 90% होने के चांसेस मई में है। यस, अप्रैल में तो 50% ही बोल दिया। अब मई में आप डेट पूछ लोगे बेटा, मई में जब आप मुझे डेट पूछ लोगे ना, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? देखो, डेट एग्जैक्टली कोई बता नहीं सकता, अभी जो बता सकता है वो बता सकता है, वो भगवान मान लेंगे हम, चलो। मुझे तो नहीं इतना पता, राइट ना? यस। बट मैं मंथ तो बिल्कुल आपका प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि आपका मई में एग्जाम हो जाएगा, अगर कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बेटा मार्च 21 मार्च को अगर वो एग्जाम उन्होंने शेड्यूल किया था, बट बिकॉज ऑफ ड्यू टू एग्जाम की शेड्यूलिंग के, सॉरी, डे उस दिन उनको कुछ इश्यूज की वजह से वो डे नहीं मिल पाया एग्जाम के लिए। तो अप्रैल में अगर हो जाती है, डेट मिल जाती है, तो वो अप्रैल में लेने की कोशिश करेंगे, बट हाँ पक्का वो मई तक तो जो मतलब मई में तो उनको एग्जाम लेनी ही पड़ेगी। अप्रैल में मैंने 50% चांस रखे, मतलब हाँ भी और ना भी, अगर सपोज डेट मिलती है तो हो जाएंगे अप्रैल में एग्जाम, नहीं मिलते तो फिर नहीं हो जाएंगे। बट वो उनके पास देखो बेटा, इतना डिले नहीं कर सकती कोई भी एग्जाम, तो मई में आपके एग्जाम होने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब मई में मैं फिर से बताता हूँ, मैं डेट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मई का आपके पास सेकेंड या तो थर्ड वीक आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। मई का सेकेंड या तो थर्ड वीक या तो लास्ट वीक, और हो सकता है आपका फर्स्ट वीक भी आ जाए। यस ना? तो मैं बोल रहा हूँ कि मई को मैंने पूरा ही प्रेडिक्ट किया है, तो मतलब मई में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। बट यहाँ पर आपको रिलैक्स नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि चलो सर अभी मई में ही बता दिया सर ने, तो हम सर छोड़ देते हैं प्रिपरेशन, मतलब छोड़ देते हैं मतलब लाइट ले लेंगे, अब आप मूवी देखने लगोगे, अब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगोगे, और जो चीज़ आप करते हो लाइफ टाइम में वही चीज़ आप फिर से रिपीट करोगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दिस इज़ अ वेरी कड़वी चीज़, मतलब कड़वी बात है, बट रियल है बेटा, कि आप पढ़ाई छोड़ के मतलब एकदम बिंदास से देखोगे अभी तो मई में एग्जाम होगा, अभी तो अप्रैल में एग्जाम होगा, मार्च में कहा हो रहा है, अभी तो टाइम बटा हुआ है, राइट ना? अब हम इधर घूम के आते हैं, उधर घूम के आते हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट थिंग, या फिर मैं बोलूँगा दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो आप कर रहे हो इस समय में। क्योंकि बेटा यहाँ पर एक चीज समझ लो, कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला था कि सर कट ऑफ क्या रहेगा, तो मैं आपको यहाँ पर एक उसके बारे में भी चीज बता देता हूँ कि कट ऑफ क्या रहेगा। तो अब मैं बोलता हूँ कि आपका कट ऑफ बढ़ने के चांसेस है। इसके पीछे का रीजन मैं बोलता हूँ कि कट ऑफ क्यों बढ़ेगा। भले ही आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है बेटा, बट फिर भी आपका कट ऑफ इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जो सिंसियर बच्चे वो मतलब क्या बोलते हैं ना, हम चिपकू लोग होते हैं, स्टडी बुक को छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये अगर चली गई चीज है तो हमारे पास कुछ भी नहीं, तो ये अपने स्टडी को इंक्रीज कराएंगे बेटा। यहाँ पर ध्यान से देखना, जो चिपकू लोग हैं, और ये चिपकू लोग आपके आगे निकल जाएंगे और आप बस पछताते रहोगे कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत कड़वी चीज मैं बता रहा हूँ बेटा, बट दिल से बता रहा हूँ, इस बात को समझ लो कि जो बच्चा मेहनत करेगा तो डेफिनेटली उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, और मार्क्स हर एक बंदे के ज्यादा आएंगे, क्योंकि आप ना एक महीने से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप एक महीने से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपको लगभग 5 6 7 8 महीने हो चुके हैं आप पढ़ाई कर रहे हो। तो हर एक बंदे का नॉलेज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और अभी भी आपको टाइम मिल रहा है, तो हर एक नॉलेज मतलब बढ़ रहा है। अब नॉलेज बढ़ रहा है, बट इससे क्या हुआ है, वैकेंसी नहीं बढ़ रही ना, तो वैकेंसी तो इतनी है 390, तो वैकेंसी ये चीज कांस्टेंट है बच्चा। इतने ही लोगों को कंपनी लेने वाली है, तो हर एक बंदे का अगर नॉलेज बढ़ रहा है, हर एक बंदा अच्छे से रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, एप्टीट्यूड सॉल्व कर रहा है, हर एक को सपोज मेरे सेशन को फॉलो कर रहा है, तो उनसे उनका कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा है, तो इससे ना कंपटीशन बढ़ रहा है। लिसन केयरफुली, इससे बेटा कंपटीशन बढ़ रहा है। तो ये ना सोचे कि सर मुझे बहुत कुछ आता है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि मुझे बहुत कुछ आता है, देन आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसा समझना प्रिपरेशन करते वक्त कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे एग्जाम तक तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो दिस इज द थिंग जो आप करना चाहते हो। मतलब जो बोलते हैं ना मराठी में एक कहावत है कि एड़ा बन के पेड़ा खाना होता है, तो एक वही चीज मैं बता रहा हूँ कि ऐसा पढ़ाई करो कि सामने वालों को पता भी ना चले कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट थिंग। और इससे आप कूल रह सकते हो, नहीं तो क्या होता है कि आप ना पढ़ाई कम और मतलब चिल्लाना ही जाता है, अरे मेरा तो हो ही जाएगा। इससे होता क्या है कि आप फालतू में मतलब प्रेडिक्ट कर लेते हो कि मेरा तो हो ही जाएगा, और जब नहीं होता तो फिर वही लोग गालियां देने लगते हैं आपकी, आपने तो बोला था ना हो जाएगा, कहाँ हुआ है आपका। ये सब चीजों से बचने के लिए मैं बोलता हूँ बेटा, बोलो मत, करके दिखाओ। बोलना नहीं, करके दिखाना है, और किसी को कम भी नहीं समझना है। यस, ऐसा मत सोचना कि सर मैं ना
ये फलाना ढमकाना इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे सर सब कुछ आता है। और ये सर ये जो बंदा है सर, ये XYZ बंदा है सर, उसको तो उसने सर कुछ कहाँ से कोचिंग नहीं की है सर, उससे तो ज़्यादा मुझे आता है, क्योंकि सर मुझे ये ट्रिक आती है, वो ट्रिक आती है। तो ट्रिक डजेंट मैटर, आपका नॉलेज डजेंट मैटर। एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बेटा एग्जाम में आप वो 2 आवर्स कैसे यूटिलाइज करते हो ना, दैट्स द मैटर। कोई सपोज बोल रहा है कि सर मैं हैदराबाद से पढ़ के आया, कोई बोल रहा है सर मैं दिल्ली से पढ़ के आया, सर कोई बोलेगा कि सर मैं IITs का पास आउट हूँ, कोई बोल रहा है कि सर मेरा MTech हो चुका है, कोई बोलेगा सर मैं इस कॉलेज से पास आउट हूँ। दैट इज डजेंट मैटर, दैट इज डजेंट मैटर बेटा। मैं बता दे रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कुछ चीज़ें मायने नहीं रखती। कि एग्जाम में ये चीज़ मायने रखती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि आप इस 2 आवर्स में कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट सॉल्व किए हैं, करेक्ट सॉल्व किए हैं। साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी क्या रही बेटा, एक्यूरेसी क्या रही एंड आपके पास आपने कितनी मिस्टेक्स कम की हुई है, ये चीज़ें मायने रखती है। एंड टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया, मतलब हमें एप्टीट्यूड कैसे सॉल्व किया, रीजनिंग कैसे सॉल्व किया, मराठी के कैसे सॉल्व किया, और टेक्निकल को कैसे कैसे चीज़ें की। तो ये चीज़ें मायने रखती है। और एक और इम्पॉर्टेंट कि आपने फाइनली पढ़ा कहाँ से। बस कोई पढ़ा रहा है, ये हवा की बातें कर रहा है भाई यूट्यूब पर आकर, तो उससे कुछ मतलब नहीं, कंटेंट का क्या आपके काम का है वो। तो ये चीज़ें मायने रखती है। मैं बहुत सारे लोगों से देखता हूँ ना, तो वो मुझे बोलते हैं कि सर हमने ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया है सर, वो वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया सर, उनसे हमने इनसे हमने मेंटरशिप ले ली है, उनसे हमने मेंटरशिप ले लिया। तो देखो बेटा, मेंटरशिप से आपका सिलेक्शन होगा इस बात का भी मैं गारंटी नहीं लेता। मैं एकदम रियलिस्टिक चीज़ों को फॉलो करता हूँ। तो उस बात की गारंटी नहीं रहेगी कि आपको कोई मेंटरशिप दे रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यस, थोड़ा सा आपको लगेगा सर मोटिवेशन मिलेगा, बाकी कुछ भी नहीं, बट सिलेक्शन होगा ऐसा कुछ नहीं। तो पढ़ाई आपको करनी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं अगेन यहाँ पर इस सेशन में भी बता रहा हूँ, टेलीग्राम वाले क्वेश्चन से बच के रहना। टेलीग्राम वाले क्वेश्चन बस ऐसे ही, कोई किसी को आता नहीं ना, कोई कोई देखो एग्जाम डिमांड भी नहीं करती उस तरीके के क्वेश्चन, कुछ तो कहाँ से भी क्वेश्चन उठा के लाएंगे और टेलीग्राम में डाल देंगे, उन लोगों को कुछ काम ही नहीं होता, सच में बता रहा हूँ। वो जो टेलीग्राम वाले लोग हैं ना, खुद को इतना होशियार समझते हैं, जो भी रहते हैं ना, इतना होशियार समझते हैं कि उनको लगता है कि हमें ही सब कुछ आता है, ये जो पढ़ा रहे हैं ना यूट्यूब पर इनको कुछ नहीं आता। लिटरली मैं बता रहा हूँ, इनको कुछ नहीं आता, सभी चीजें हम ही जानते हैं। ऐसा ही होता है। तो फालतू के कोई कहाँ से भी क्वेश्चन उठाना जिसका रियल एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम वाले क्वेश्चन से बच के रहना। टेलीग्राम से बेटा किसी का सिलेक्शन नहीं होता, किसी का हुआ होगा तो फिर मुझे बताना, मैं रियलिस्टिक चीजें बता रहा हूँ बेटा। ओके, एग्जाम में सिलेक्शन के ऊपर फोकस करना, ना कि आपके पास रैंक के ऊपर फोकस करना बेटा। मैं पहले बता दे रहा हूँ, आप अगर सिलेक्शन लेके आओगे तो आप अल्टीमेटली एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओगे। रैंक के पीछे भागोगे ना, तो बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि जिनका बहुत अच्छा नॉलेज था, बट रैंक के पीछे भागने की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो डोंट बी गो थ्रू विद दिस थिंग, रैंक सर इनका रैंक ये वो ये चीज़ है ना बेटा, ये हवा की बात है, ये कोई पूछता भी नहीं आपको, कोई भी पूछता नहीं कि आपका रैंक 1 है कि आपका रैंक 390 वाला लास्ट वाला बनता हुआ, कोई पूछेगा नहीं। अल्टीमेटली आपको कंपनी उतना ही पेमेंट देने वाली, सभी चीजें देने वाली। तो आप बस ये देखो कि सर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम इस 390 में आने की कोशिश करेंगे सर। हमें रैंक 1 से लेना देना नहीं, ना ही रैंक 2 से, क्योंकि रैंक 1 लाकर आपको कोई ज्यादा पेमेंट नहीं देने वाला। यस, वो आ जाएगा, रैंक आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो सेलेक्ट हो जाऊंगी तो आपका 390 में रैंक आ ही जाएगा ना। अभी किसी का सपोज रैंक आ गया 391, तो क्या वो बंदा सेलेक्ट होगा? तो बिल्कुल नहीं सेलेक्ट होगा, वो तो वैसे रिजेक्ट हो चुका है। बट जो सपोज 250 रैंक आ चुका है, तो इसका भी तो रैंक आ चुका है, सिलेक्शन हो चुका है ना। यस, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि रैंक डजेंट मैटर। आप रैंक के पीछे मत भागो। नहीं तो मैं बोलता हूँ ना कि कोई कोई ना बंदा, अगर सपोज किसी का रैंक कम है और वो बोल रहा है कि ये करो, तो आप उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते। मैं सच में बता रहा हूँ जो रियलिटी। और कोई बंदा सपोज रैंक 1 रैंक 2 रैंक 4 सपोज है कोई, तो आपको लगता है कि सर वो बंदा बहुत अच्छे से बोल रहा है, सर उसको ही ज़्यादा नॉलेज। ऐसा नहीं होता बेटा। रैंक एंड नॉलेज एंड टीचिंग, इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। मतलब टीचिंग से मैं यहाँ पर नहीं बता रहा, बट जस्ट मैं बता रहा हूँ कि रैंक के पीछे भागने पर, मैंने इंटरव्यूज में भी कई बार बताया कि रैंक के पीछे मत भागो, पहले तो सिलेक्शन के पीछे भागो, रैंक ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। राइट ना? कहीं सुना होगा ये डायलॉग 3 इडियट्स में, राइट ना? यस, सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस के पीछे भागो। यस, सक्सेस आपके पीछे आ जाएंगे, और कैसे आ जाएंगे आपको भी पता है। राइट? तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन कैसे लाना है, तो ऐसे ही आएगा क्या? नहीं। तो जो आपके पास अभी भी टाइम बचा है, इसमें आप ये साइक्लिक स्टडी वाला पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो, जो मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है कि साइक्लिक स्टडी नाम का एक चीज होता है जो आप कर सकते हो, जिसमें ये सभी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा बेटा। ये साइक्लिक स्टडी का आपको सेशन ऑलरेडी यूट्यूब पर मिल जाएगा, जो मैंने लिया हुआ है।
तो इसके लिए तो मैं अलग से यहाँ पर मेहनत नहीं करूँगा कि व्हाट इज़ मीन बाय द साइक्लिक स्टडी, क्योंकि मैं इतना तो मतलब उम्मीद कर सकता हूँ बेटा कि ये वाला सेशन आपने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हो। तो ये वाला ट्रिक बहुत अच्छा है और ऑलरेडी सेशन अपलोडेड है इसके ऊपर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पर टाइम पास नहीं करेंगे। यस, तो यहाँ पर ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हो, हम सेशन को एंड करने वाले हैं। बट बिफोर द एंड द सेशन मैं यहाँ पर और भी चीज़ कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए शायद से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, और वो ये है कि यहाँ पर मैंने एक मोटिवेशनल लाइन रखी है आपके लिए लैंड में, और वो मैंने बोली है, स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेस होने के बाद आपको बतानी है। समझे कि नहीं समझे? स्ट्रगल करते वक्त जो आपने चीजें फेस की हुई है, ये भी आपकी सक्सेस की वही एक स्टोरी है जो आप सक्सेस होने के बाद किसी को बताओगे कि मैंने ये प्रॉब्लम फेस किए थे और इन प्रॉब्लम को फेस करने के बाद मैंने महाट्रांसको में सेलेक्ट हुआ हूँ, ऐसे ही सेलेक्ट नहीं हुआ हूँ, राइट ना? यस। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि यह भी एक कहानी है जो आपको सक्सेस होने के बाद आपके लोगों को बतानी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी लाइन थी इसलिए मैंने रखी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको बता दूंगा, जो हमारा बी टेक्निक का जो टेलीग्राम चैनल है, सॉरी यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे बेटा, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे फ़ायदा आपका है क्योंकि आपको जितने भी मैं सेशन देता हूँ टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल, ये सभी सेशन आपको मिल जाएंगे। और इवन दो आप नया सेक्शन अगर कोई आता है तो मिस नहीं करोगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको सेशन अच्छा लगता है या फिर इस सेशन से आपको कुछ चीज़ें मिली होंगी तो आप बिल्कुल हमारी जो मतलब सेशन को लाइक कर सकते हो अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो। एंड अगर कोई सजेशन रहे या फिर कोई टॉपिक आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। इवन दोज आप अपने दोस्तों के साथ भी इस सेशन को शेयर कर सकते हो सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ दिस सेशन। एंड अगर आपको चाहिए पीडीएफ, जितने भी मैं सेशन लेता हूँ उसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए बेटा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, सो दैट आप इजीली वहां से ज्वाइन हो सकते हो, राइट ना? जैसे कि आपका एग्जाम अभी तो देखो डेट भी आगे हो चुका है, अभी वो नहीं पता हमें जो कि मैंने बताया कि कब होगा। तो एग्जाम के लिए तो मेरी तरफ से आपको हमेशा गुड विशेष होती ही होती है। तो मैं तो हमेशा आपके साथ हुई है, बस अपना पढ़ाई करते रहना। और जो बच्चे नए ज्वाइन है बेटा उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल का चैनल का जो भी यूट्यूब चैनल है ना, यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जहाँ पर मैं डेली टेक्निकल के सेशन आपको देता हूँ। और अभी तक मैं लगभग 51 या तो 50 सेशन आपको दे चुका हूँ। आज भी 9 बजे सेशन है। यस, आज मतलब अगर मैं आज अगर ये सेशन अपलोड कर पाता हूँ तो 9 बजे सेशन रहेगा, मतलब मैं शायद से कल के लिए सेशन रखूंगा। तो आपको 9 बजे डेली सेशन मिल जाता है टेक्निकल का, तो वहाँ से आप अपना प्रिपरेशन बूस्टअप कर सकते हो, सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। यस, अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो, लाइक शेयर तो कर ही दो, एंड कमेंट तो जरूर करना क्योंकि ये सेशन कैसे लगा ये मुझे बिल्कुल बताना, राइट ना? एंड अगेन एक बार बता देता हूँ, प्लीज कीप इन दिस थिंग इन योर माइंड, स्ट्रगल से कभी डरना नहीं है क्योंकि ये भी एक कहानी है जो आपको सक्सेस होने के बाद सबको बतानी है। तो इसी बात के साथ हम सेशन को एंड करेंगे, हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन।